हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th जो फिजिक्स का पहला नंबर चैप्टर जो होता है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। ये क्वेश्चंस मतलब इस चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, आज 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम 2025 में जो बच्चे अपियर होंगे उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। अभी से अगर आप टॉपिक बाय टॉपिक, चैप्टर बाय चैप्टर, अगर मैथ हो, साइंस हो, एसएसटी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, अगर उसका ऑब्जेक्टिव आप पढ़ते जाते हैं चैप्टर पढ़ने के बाद, तो आपको लास्ट समय में किसी भी प्रकाशन का वो एटम बम, गाइड वगैरह वगैरह पढ़ने की कोई जरूरत नहीं होगी, और ना मैं पढ़ने का कभी सलाह देता हूं, क्योंकि आप किताब पढ़ने पर ध्यान दो, किताब के साथ ऑब्जेक्टिव करने पर ध्यान दो। उस सब की जरूरत नहीं होगी। लास्ट में PYQ कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रिवीजन कर सकते हो, वो आपके लिए दैट्स इनफ होगा। तो आज के इस क्लास में हम प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन जो पहला नंबर चैप्टर है फिजिक्स का, उसका 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करिए और शेयर अधिक से अधिक कर दीजिए जो पढ़ने वाले बच्चों तक पहुंच जाए। तो चलिए अब हम आगे की क्लास शुरू करते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन जो आएगा, लिखा हुआ है कि गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ, गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है। देखिए गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है। तो ऐसे आएंगे तो उसको कहते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो आप ऑप्शन नंबर बी में टिक करोगे, उसको क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। याद रहेगा। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? अब यहां से क्वेश्चन बनता है, बताइए आप लोग, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर, बताइए गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? कहोगे सर गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक को कहते हैं अवतल दर्पण और एक को कहते हैं उत्तल दर्पण। याद है? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, यानी इसको कह सकते हैं कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर। याद है आपको? उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, ये दो दर्पण होता है। तो उसके में लिखा गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? तो वक्रता त्रिज्या कहलाता है। कोई दिक्कत? अब आते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब, है ना, देखने के लिए करता है। तो बताइए दंत विशेषज्ञ, आपने जहां भी पढ़ा, जब भी पढ़ा, किताब पढ़ा होगा, पहला चैप्टर पढ़ा होगा, ये प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन पढ़ा होगा, तो उसमें आपको लिखाया गया होगा कि यूजेज ऑफ, माने हिंदी में आप समझो कि अवतल दर्पण के उपयोग, तो उसमें आप बहुत सारे लिखे होंगे, तो उसमें एक जरूर लिखे होंगे कि दंत विशेषज्ञ डॉक्टर अवतल दर्पण का उपयोग मरीजों के नाक, कान, गला इत्यादि को बड़ा करके देखने के लिए उसका उपयोग करते हैं। तो कौन दर्पण का करते हैं? तो कहोगे सर अवतल दर्पण। कौन दर्पण? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? अवतल दर्पण का उपयोग करके दंत विशेषज्ञ जो भी डॉक्टर होते हैं उसका इलाज करते हैं। कौन डॉक्टर, कौन दर्पण होता है? तो कहोगे अवतल दर्पण। याद रहेगा? कहोगे जी। आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। अब बताओ परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है? तो परावर्तन का नियम दो गो होता है, पता ही है। एक सभी बिंदु, आपतन, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, सभी एक ही बिंदु पर होता है, पता ही है, और एक ही तल में होता है। दूसरा नंबर आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए, आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। पहला जिसको आपतन कोण को हम लोग कहते हैं कोण आई, कोण आर के बराबर होगा। कोण आई बराबर कोण आर, यानी आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। याद रहेगा? कहोगे जी। तो परावर्तन के नियम से आपतन कोण बराबर क्या होता है? परावर्तन कोण होता है। याद रखना है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है निर्वात में प्रकाश की चाल, द मोस्ट VVI इंपोर्टेंट क्वेश्चन। निर्वात में प्रकाश की चाल, तो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है
3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। याद दिया देखिए 3 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, मतलब एक सेकंड में प्रकाश इतने तेज गति से मतलब दूरी तय करेगी। एक सेकंड में 3 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकंड दूरी तय करेगी। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि 3 गुने 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकंड है। उसके बाद है 3 गुने 10⁸ किलोमीटर पर सेकंड, 3 गुने 10⁸ मिलीमीटर पर सेकंड। ऐसा नहीं होना चाहिए, आप एकदम याद रखिएगा 3 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है निर्वात में प्रकाश की चाल। देखिए अगला क्वेश्चन आपके पास है, प्रकाश तरंग उदाहरण है, किसका उदाहरण है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? प्रकाश तरंग उदाहरण किसका है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। याद रहेगा, प्रकाश तरंग उदाहरण किसका है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो अभी अभी हमने चर्चा करा, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं, एकदम याद रखना है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो 2 नियम होते हैं, दोनों नियम भी याद रखना। अब आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा, किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? बताइए किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो जब भी बड़ा प्रतिबिंब की बात होगी तो वह दर्पण होगा अवतल। अवतल दर्पण में वस्तु के आकार से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। जो भी वस्तु होगा उसके आकार से बड़ा प्रतिबिंब अवतल दर्पण में ही बनाया जाता है, बनता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्च लाइट का परावर्तक सतह। सर्च लाइट अगर कहा जाएगा तो हम वो जो ढूंढने का इधर उधर नहीं इस्तेमाल करते रहते हैं, जो टॉर्च होता है, उसमें कौन दर्पण होता है? परावर्तक सतह आगे में वो अवतल दर्पण लगा होता है। कौन दर्पण होता है? अवतल दर्पण। तभी उसके प्रकाश को आगे पूरे में क्या कहलाता है? फैलाने का काम करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे आएगा, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, F बराबर R/2। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी इसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, F फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या R/2, यानी R बराबर 2F भी होता है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी इसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। याद रहेगा, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी इसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। आइए अगला, वही क्वेश्चन 2 बार हो गया, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी इसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अगला 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या दाढ़ी बनाने में कौन सा उपयुक्त होता है? कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है बताइए। तो दाढ़ी तो कहोगे सर कोई भी दर्पण से बना सकते हैं, नहीं, यहां पूछ रहा उपयुक्त कौन होता है, मतलब सबसे बेटर कौन होता है। तो उसके लिए अवतल दर्पण का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ब्यूटी पार्लर हो, सैलून हो, मेंस हो या कुछ भी हो, उसमें कौन दर्पण का प्रयोग करा जाता है, लगाया जाता है? तो अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण का उपयोग, आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछेगा हजामती दर्पण के रूप में कौन से दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का। दाढ़ी बनाने के लिए तो अवतल दर्पण का। सैलून पूछ देगा तो भी अवतल दर्पण। तरह तरह से पूछ सकता, पूछने के पैटर्न अलग हो सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक, आवर्धित का मतलब होता है बड़ा, तो बड़ा प्रतिबिंब किस में बनता है? तो अवतल दर्पण में बनता है। किस में बनता है? अवतल दर्पण में बनता है। ये आपको याद रखना है। किस में बनता है? तो कहोगे अवतल दर्पण से बनता है या अवतल दर्पण में बनता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ईंट क्या है भाई बताओ, ईंट क्या है? तो कहोगे सर ईंट जो है अपने आप में एक क्या है बताइए। तो हमने पढ़ाया था कि पदार्थ कितने रूप के होते हैं, तो पढ़ाए थे कि बउआ पदार्थ जो होते हैं जितने भी रूप के हो, यहां हम लोग पढ़े 3 रूप के पढ़े। कौन कौन पढ़े बताइए। एक पढ़े थे पारदर्शी पदार्थ, एक पढ़े अपारदर्शी, और एक पढ़े अर्धपारदर्शी जिसको पारभासी भी कहते हैं। बताइए पढ़े थे ये। तो क्वेश्चन पूछता है कि ईंट क्या है? तो पारदर्शी है। पारदर्शी का मतलब होता है जिससे प्रकाश आर पर कर जाए। ईंट से प्रकाश तो नहीं करेगा, तो पारदर्शी तो होगा नहीं। अपारदर्शी है, मतलब ईंट से प्रकाश इधर से उधर जाएगा, तो कहोगे नहीं जाएगा, तो यही वाला ईंट क्या है? अपारदर्शी पदार्थ है। यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सही होगा? तो कहोगे सर ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। जो ईंट है वो अपने आप में एक अपारदर्शी पदार्थ है। क्यों है? कि इससे इधर से उधर रोशनी नहीं जाएगा। ठीक, अब अगला देखिए, हमारी आंखें जो देख सकती है वो वस्तु क्या कहलाती है? तो हमारी आंखें जो देख सकती है वो वस्तुएं दीप्त या प्रदीप्त कहलाती है। दीप्त कहो या प्रदीप्त कहो। और जिसको नहीं देख पाए, हमारी आंखें जिस वस्तु को नहीं देख पाती है तो उसको अदीप्त कहते हैं। यहां हमारी आंखें जिस वस्तु को देख सकते वस्तु क्या कहलाती है? तो दीप्त या प्रदीप्त। आप याद रखिएगा, दीप्त या उसको क्या कहते हैं? प्रदीप्त कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? अभी हमने पढ़ा था गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है?
आधी होती है। तो फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की, तब आप यहां समझ सकते हो गोलीय दर्पण का ही ये गोलीय दर्पण दो गो होता है, एगो उत्तल दर्पण और एगो अवतल दर्पण। पता है कौन कौन? एगो उत्तल दर्पण और एगो अवतल दर्पण। हमने पहले ये 10वां नंबर क्वेश्चन में पढ़ा था कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। तो भाई ये आप ऐसे F बराबर हमने लिखा था आपको R/2, फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो R बराबर क्या हो जाएगा? 2F, यानी इसकी वक्रता त्रिज्या जो होगी फोकस दूरी की क्या हो जाएगी? दुगुनी। तब 20 का दुगुना कितना होगा? 40। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। वहां हम डी में क्या करेंगे? टिक कर देंगे तो हमारा वो ऑप्शन सही हो जाएगा। रटने से काम नहीं चलता, आप उसको समझो कि हमने पढ़ा गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो गोलीय दर्पण का ही एक पार्ट है उत्तल दर्पण, एगो अवतल दर्पण। तो उसकी फोकस दूरी दी गई तो वक्रता त्रिज्या निकालना है, तो फोकस दूरी की दुगुनी हो जाएगी वक्रता त्रिज्या। फोकस है ना, वक्रता त्रिज्या। अगर अवतल दर्पण भी रहता तो वही होता, क्योंकि गोलीय दर्पण में ही होता। हमने पढ़ लिया, याद कर लिया कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। तो इसका क्या सही जवाब होगा? 40। क्यों? वहां से F बराबर R/2 और वहां से हम उसको फिर क्या करें? R बराबर जो 2F है वो हम दिखा दिए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। यदि किसी वस्तु का एक दर्पण सम्मुख किसी भी दूरी पर रखने से उस वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा एवं छोटा बनता है तो दर्पण। भाई सीधा की बात करेगा और छोटा की बात करेगा तो छोटा जो हमेशा ये उत्तल दर्पण में बनता है। तब ना गाड़ी के साइड मिरर के रूप में जो उत्तल दर्पण का प्रयोग करा जाता है वह कितनी भी दूरी पर हो गाड़ी वो एकदम स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो वैसे कौन दर्पण में होता है? उत्तल दर्पण में। याद रखे, यदि किसी वस्तु से एक दर्पण की सम्मुख किसी भी दूरी पर रखने से उस वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा और छोटा बनता है तो वह क्या कहलाएगा? उत्तल दर्पण कहलाएगा। याद रहेगा? कहोगे जी। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला है उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। क्या बनता है बताइए? वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच। दूसरा है वक्रता केंद्र तथा क्या है? अनंतता के बीच। ध्रुव तथा फोकस के बीच। कहीं भी बन सकता है। तो ध्रुव तथा फोकस के बीच बनता है। हमारा सी ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। चिन्ह परिपाटी साइन कन्वेंशन में ऐसे हम पढ़े होंगे। अगला ये क्वेश्चन 18 नंबर। किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब वह वस्तु प्रकाश को क्या करे? अवशोषित करे कि परावर्तित करे कि अपवर्तित करे कि परावर्तित या अपवर्तित करे। ये जरा समझने वाली बात है। किसी भी वस्तु को माने किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब वह वस्तु प्रकाश को क्या करे? परावर्तित करे। प्रकाश को रिफ्लेक्ट करेगा तभी उसको हम देख पाते हैं। परावर्तित करे। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। आइए, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है? तो उत्तल दर्पण में हमेशा जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या बनेगा? सीधा और उल्टा तो होता नहीं, हमेशा क्या बनता है? सीधा बनता, उल्टा नहीं बनता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए। साइड मिरर के रूप में क्या उपयोग होता है भाई? साइड मिरर के रूप में यहां आप समझो, साइड मिरर के रूप में यहां गलती लिखा गया है। साइड मिरर के रूप में यहां उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो आप क्या करोगे बताओ? तो क्या प्रयोग होता है बताइए? दर्पण। तो ये अवतल दर्पण नहीं उत्तल दर्पण का प्रयोग करा जाता है साइड मिरर के रूप में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है, अवतल दर्पण का ये किया जाता है, एकदम याद रखे होइएगा। उसके बाद प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में। सबसे पहला ऊपर में पढ़ोगे, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, सरल रेखा में गमन करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। गोलीय दर्पण में दूरियों को सदा किसके सापेक्ष मापते हैं? तो ध्रुव के सापेक्ष मापा जाता है। किसके सापेक्ष मापा जाता है? ध्रुव के सापेक्ष मापा जाता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी के चालक, जो भी मोटर गाड़ी होगा, बस हो, ट्रक हो, मोटरसाइकिल हो, अगर कुछ भी हो, उसके ड्राइवर के सामने, चालक का मतलब ड्राइवर के सामने जो दर्पण लगा रहता है वह उत्तल दर्पण होता है। तभी वो अपने पीछे की वस्तुओं को देखता है। साइड मिरर कहे या हिंदी में पश्च दृश्य लिख दे या मोटर गाड़ी के चालक के सामने लिख दे, ठीक है, तो वही उत्तल दर्पण ही होता है। अगला ये अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसके वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? अभी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो गोलीय दर्पण का ही योगा पार्ट है, भाग है अवतल दर्पण। तो क्या होगा बताइए? आधी होगी कि नहीं होगी? अगला क्वेश्चन देखिए। वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण में बनता है? जब भी वस्तु से छोटा की बात करेगा तो हमारा जो आएगा
उत्तल दर्पण। कौन दर्पण? उत्तल दर्पण में वस्तु से छोटा बनता और आभासी काल्पनिक प्रतिबिंब होता ही है। वस्तु से बड़ा तो पता है हमको अवतल में बनता है, वस्तु के बराबर आकार का तो समतल दर्पण में बनता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, परावर्तन का कोण होता है। क्या परावर्तन का कोण होता है? आपतित किरण और दर्पण की सतह के बीच का कोण होता है। आपतित किरण और दर्पण के सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण होता है। फिर है परावर्तित किरण और दर्पण की सतह के बीच। अब यहां पे समझ सकते आपतन कोण, हम यहां से इसको ऐसे समझने का प्रयास करेंगे। देखिए आपतन कोण परावर्तन कोण ऐसे पढ़ते हैं, इधर से मान लो कोई कोई किरण आ रही है, ठीक है, ये बीच में ऐसे करके अभिलंब होता है, फिर ये रिफ्लेक्ट करके ऐसे चला जाता है, तो ये आपतन कोण, आपतन आपतित किरण हुआ, ये परावर्तित किरण हुआ, ठीक है, ये परावर्तित किरण हुआ और इसको कहते हैं बीच वाले को अभिलंब, ठीक है। आपतित किरण जो है अभिलंब, और ये इसके बीच में जो कोण बनता है इसको कहते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं? आपतन कोण, और इसको कहते हैं परावर्तन कोण। आपतन कोण को कहते हैं आई और इसको कहते हैं आर से इंडिकेट करते हैं, पता ही है। तो आपतित किरण तो हमको कहता है परावर्तन कोण होता है। परावर्तन कोण कौन होता है? तो जरा आप समझो, परावर्तित किरण इधर से आपतित होके आई किरण अभिलंब पे मिला, यहां से परावर्तित होके चली जाएगी, तो परावर्तित किरण और दर्पण के सतह, दर्पण का जो सतह ये वाला, इसके बीच का होता है खींचे गए अभिलंब। परावर्तित किरण और दर्पण के सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण, ये वाला ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या सही हो? ये वाला जो अभिलंब है इसके बीच वाला, ये परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है ये परावर्तित कोण होता है, परावर्तन कोण होता है, और ये वाला क्या होता है? आपतन कोण होता है। याद रहेगा? कहोगे जी इसको रटना नहीं, समझने की चीज थी ये। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या आपके सामने, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? अब बताइए इसका सही जवाब। कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है? अपसारी लेंस और अभिसारी लेंस, एकदम ये याद रखने की चीज थी, याद है? बताइए कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है? लेंस और दर्पण में थोड़ा सा अंतर होता है। अपसारी लेंस, बताइए कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है? चलिए, तो अब सारी लेंस की बात होगी तो अब सारी लेंस को कहते हैं अवतल लेंस, ठीक है, और अब अभिसारी लेंस होगा वो उत्तल लेंस को कहते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो अभिसारी लेंस में टिक कर देंगे। अभिसारी लेंस आपको कौन ऑप्शन में दिखता है? नहीं, अभिसारी लेंस का गया। अवतल लेंस कौन में दिखता है? तो ऑप्शन नंबर क्या? ए में। तो ए में वहां हम क्या करेंगे? टिक कर देंगे। चलिए अगला ये क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो भाई ये याद रखना है आपको, प्रकाश के परावर्तन के भी दो नियम होते हैं और अपवर्तन के भी कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं, याद रहेगा। चलिए तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? दो। इसमें एक वही नियम होता है और एक नियम जो होता है स्नेल का म्यू साइन आई बट्टा क्या हो जाता है? साइन आर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो भाई बताइए, मिट्टी का प्रयोग से लेंस नहीं बनता, उसमें मिट्टी की कोई जरूरत ही नहीं बनती है। कांच की होती है, जल की भी होती है, प्लास्टिक की भी होती है। आइए, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का क्या कारण है? तो प्रकाश का अपवर्तन होता है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही पानी से भरी बाल्टी कम गहराई वाला मालूम पड़ेगा, या उसमें पेंसिल या छड़ी डुबाएंगे तो छोटा एवं मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। कांच के गिलास में नींबू रख देने पर, उसमें पानी रखने पर नींबू अपनी आकृति से बड़ा दिखाई देता है। कांच के अक्षरों के ऊपर स्लैब रख के देखने पर उठा हुआ प्रतीत होता है। ये सब किसका अपवर्तन, किसका कारण है? किसका कारण होता है ऐसा? तो कहोगे प्रकाश के अपवर्तन के कारण ये सब ऐसा दिखता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब अपवर्तन होता है। क्या होता है बताइए? प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण, प्रकाश की चाल में परिवर्तन नहीं होने के कारण, प्रकाश में रंग में परिवर्तन होने के कारण। भाई रंग की तो बात ही नहीं होता, प्रकाश की चाल में परावर्तन परिवर्तन होने के कारण वही अपवर्तन कहलाता है, इधर से उधर जाता है। तो अब आइए, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? बताइए, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? आपको ऊपर में उत्तल लेंस दिख रहा है, उत्तल लेंस का प्रयोग हम वहां कर देंगे। अब आइए अगला क्वेश्चन क्या है, उत्तल लेंस है।
किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है कि बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा होता है? इसकी मोटाई सभी जगह समान होती नहीं, किनारों की अपेक्षा बीच में क्या होता है? मोटा होता है। किनारों की अपेक्षा बीच में क्या होता है? मोटा होता है। तो क्या कहोगे? उत्तल लेंस किसको कहते हैं? तो कहोगे ऐसा लेंस जिस किनारे पर का भाग पतला और बीच का भाग क्या होता है? मोटा होता है। तो किनारे की अपेक्षा बीच में क्या होता है? मोटा होता है। अवतल लेंस में कहेगा तो याद रखना कि किनारों पर मोटा और बीच में क्या होता है? पतला होता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्यास्त के समय क्षितिज के नीचे चले जाने पर सूर्य कुछ समय तक दिखाई देता है, यह किसका कारण है? तो कहोगे प्रकाश का क्या है? क्वेश्चन हमें ऑप्शन दिख रहा है, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक अपवर्तन, प्रकीर्णन, वर्ण विक्षेपण। तो किसका हमको ऐसा दिखाई देता रहता है? तो प्रकाश का जो हमें वर्ण विक्षेपण होता है उसके कारण दिखाई देता रहता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। स्नेल के नियमानुसार साइन आई बट्टा साइन आर, आपको साइन आई बट्टा साइन आर ऑप्शन नंबर इसमें देख रहा है, वहां टिक कर दोगे। चलो, लेंस की क्षमता पी बराबर क्या होता है? 1/f, ये 1/f है, 1/f। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक याद रखना होगा, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक डायोप्टर होता है। क्या होता है? लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक डायोप्टर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पानी के भीतर तैरते मनुष्य को किनारे पर स्थित मीनार की ऊंचाई कैसी लगेगी? तो ज्यादा लगेगी। क्या लगेगी? ज्यादा लगेगी, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अब आइए, प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तब वो अभिलंब की से क्या हो जाती है? दूर मुड़ जाती है। अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, तब अभिलंब की क्या हो जाती है? ओर मुड़ जाती है। अगला, जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है। इसे क्या कहते हैं? अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है तो उसको कहते हैं, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तब प्रकाश का इसको क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आइए, लेंस का प्रत्येक छोटा भाग एक प्रिज्म की तरह होता है, प्रिज्म की तरह। उसके बाद फोटोग्राफी कैमरा का अभिदर्शक होता है, उत्तल लेंस की तरह होता है। उसके बाद प्रकाश का वन विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है? तो प्रिज्म से होता है। उसके बाद किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी इसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। भाई देख, ये रटने से काम नहीं चलेगा, आधी होती है। तब वक्ता त्रिज्या 50 है तो उसका आधा कितना होगा? 25 सेंटीमीटर। आपको ऑप्शन में कौन में दिख रहा है? तो कहोगे सर सी में दिख रहा है, टिक कर दोगे। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है? तो पॉजिटिव होती है। आपको ये याद रखना होगा, ये साइन कन्वेंशन में होगा। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, न्यूनतम की बात बोलेगा तो कांच में होता है, अधिकतम बोलेगा तो निर्वात में होता है। उसके बाद निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? निर्गत किरण और अभिलंब के बीच को, निर्गत किरण जो आता है और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है वो आपतन कोण होता है। ठीक है, उसके बाद वही अगर रहता आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का तो परावर्तन कोण हो जाता। आइए, किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है तो उस बिंदु को क्या कहते हैं? प्रतिबिंब बिंदु कहते हैं। उसके बाद 50 नंबर, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल लेंस के द्वारा काल्पनिक यानी आभासी प्रतिबिंब बनता है। आई होप कि आपको ये 50 क्वेश्चंस समझ में आया होगा। परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और भी मैं इसके ढेर सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाऊंगा। अगर आपको अच्छा लगा तो सेशन को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करो। जब तक के लिए जय हिंद,